फटाफट। नमस्कार हिमांशी, हेलो वसुदेव, दीपक, लालू यादव, उर्मिला, अंशु, सिया, गौतम कुमार, रजत कुशवाहा, उर्मिला जी, कैसे हैं आप सभी लोग? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। लाले बंदर, स्वागत करना चाहूंगा आप सभी बच्चों का दिल से। रिवीजन कितने बच्चों ने नहीं की, पहले ये बताओ फटाफट से। चलिए जी, स्वागत जी, लव यू सो मच सर, थैंक यू मेरे छोटे भाई, थैंक यू सो मच। देखो जिन्होंने रिवीजन नहीं की है, देखो ये बहुत बुरी बात है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको हर रोज की क्लास करना, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है? आपको हर रोज की क्लास करना, रिवीजन करना चाहिए, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, शाबाश अंकुश बेटा। आज हम आप सभी के साथ मिलकर आगे की प्यार भरी कहानी को समझना शुरू करेंगे, और ये कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों अगली कैटेगरी की, और इसे हम पार्टिसिपल्स के नाम से जानते हैं। पार्टिसिपल्स अपने आप में बेहद खूबसूरत एरिया है, ठीक है जी? ये हमारे नॉन फाइनाइट वर्ड्स का तीसरा जोन है भाई। कौन सा जोन है बेटा? तीसरा जोन है। अभी तक हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर इंफिनिटिव समझा, जेरेंट समझा, अब हम आप सभी के साथ मिलकर पार्टिसिपल्स के बारे में समझ रहे हैं। सच में हम आपके पैर पर कहते हैं बेटा, पढ़ाई करो, ये बकैती वाली क्लास नहीं है, ये सीरियस क्लास है बेटा, ठीक है? चलिए आज बेटा, पार्टिसिपल हम कहते किसे हैं, ठीक है? पार्टिसिपल हम कहते किसे हैं, पार्टिसिपल काम कैसे करता है, कितनी तरह का होता है, धीरे-धीरे हम इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे। देखो बच्चों, पार्टिसिपल्स अपने आप में एक बहुत ही प्यारा शब्द होता है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब से बना एडजेक्टिव होता है, इसलिए इसे हम वर्बल एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्या काम करता है बेटा? आप कहीं से पहली बात, ये एडजेक्टिव होता है, दूसरी बात क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, इसलिए इसको हम वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? कुल मिलाकर हमें ये समझ में आता है, ये किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना जी? क्या बताता है? नाउन की विशेषता बताने का काम करता है। नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर देता है, तो नाउन या प्रोनाउन किसी भी विशेषता बताने का ये काम कर सकता है, ठीक है? अब इसकी कैटेगरीज हम बांटना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारे सामने कौन सी कैटेगरी? इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताओ जरा, इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार मेरे साथ इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो ये V1 के साथ ing जुड़कर बनता है। कैसे बनता है बेटा? V1 के साथ जुड़कर ing ये बनता है, ठीक है? ये तो होगी हमारी प्यारी सी पहली खूबसूरत सी बातचीत, ठीक है दोस्तों? ओके, ये होगी हमारे सामने बातचीत, ठीक है? हाँ कि ना? अब जब ये V1 के साथ ing के साथ जुड़ने का काम करता है, तो ये ऊपर मैं आपके सामने लिख चुका हूं कि एग्जैक्टली काम क्या करता है। ये अपने आप में काम तो एडजेक्टिव ही करता है ना? और एडजेक्टिव की बात करने का मतलब हमें समझ में आता है ये क्या क्वालिफाई करने का काम करता है। क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। मेरी बात समझे? हाँ कि ना? ठीक है? अब जब ये बताने का काम करता है तो एग्जैक्टली क्या बता देता है, या तो ये बताने की कोशिश करता है हमें किसी प्रोग्रेसिव एक्शन की तरह से क्वालिटी, ठीक है ना? प्रोग्रेसिव एक्शन की तरह क्वालिटी, यानी कोई एक्शन, कोई ऐसी एक्टिविटी जो चल रहा है, जो ऐसी एक्टिविटी जो चल रहा है, प्रोग्रेसिव का मतलब जो पैरेलल या लगातार चल रहा है, उस तरह की बात, ठीक है ना जी? मेरी बात समझे? या फिर ये बताने की कोशिश करता है क्या चीज, किसी भी चीज की अवस्था, ठीक है? हाँ ना? अब थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े प्यार से मेरे अंदर समझने की कोशिश करना। मैं अगर आपके सामने कह रहा हूं एक वाक्य, जरा इसकी हिंदी मुझे बोलकर बताएंगे। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, इसकी जरा मुझे हिंदी बताएंगे फटाफट से, ठीक है ना? चलो भाई, शाबाश, नाइस, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश। अब इन सभी सेंटेंसेस को एक एक करके आप मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे, तब मजा आएगा। पहला वाक्य हम समझने का काम करते हैं, तो ये अपने आप में प्रोनाउन है, सभी लोग जानते हैं, कायदे से सब्जेक्ट है। सॉ अपने आप में क्या है? एक एक्शन वर्ब है। मैंने क्या देखा? हाउस देखा। हाउस नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से ये आर्टिकल आ गया हमारे सामने। अगर मैं आपसे पूछूं कैसा घर है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस, तो कैसा घर का आंसर हमें ये दे रहा है, बर्निंग, है ना? हमें बात समझे, ठीक है? ये आंसर हमें किसी से मिल रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कैसा घर, कैसा हाउस, तो आप क्या कहोगे? सर वो घर जो जल रहा था या जलता हुआ, इसे आप बताने की कोशिश करेंगे। कैसा हाउस? जलता हुआ, है ना? अब जलता हुआ का मतलब क्या होता है? उसमें जलने का एक्शन कैसा था? प्रोग्रेसिव एक्शन था। क्या कहोगे? प्रोग्रेसिव एक्शन था। ये बात समझे, है ना? सवाल नंबर 2 को भी पढ़ेंगे बेटा। लिखा है ईशा फाउंड द बेबीज क्राइम। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हमें समझ में आया कि ईशा अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है जो कि नाउन है। फाउंड अपने आप में क्या है? एक एक्शन वर्ब है। ईशा ने क्या पाया? आपने बेबीज पाए। अब ये सर इस फाउंड का ऑब्जेक्ट अपने आप में हो गया। अब ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो नाउन हो गया भाई, है ना? ठीक है? ये से पहले आर्टिकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेबीज कैसे थे? आपने क्राइम, बेबीज की क्वालिटी, ये अपने आप में पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे सामने तैयार हो गया। बोलो हां, करेक्ट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ कि नहीं? अब अगर मैं आपको कहूं कैसे बेबीज थे, है ना? बेबीज कैसे थे? बेबीज कैसे थे? तो आप आंसर देंगे सर रोते हुए। आंसर देंगे क्या चीज? रोते हुए। रोते हुए का मतलब क्या हुआ? रोते हुए का मतलब हमें समझ में आया ये भी अपने में प्रोग्रेसिव एक्शन है। ये भी अपने में क्या है बेटा? प्रोग्रेसिव एक्शन है। हाँ कि ना? अब अगले सवाल को ध्यान से समझने का काम करते हैं। क्या है भाई? ये हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि कायदे से प्रोनाउन है। वाज अपने में हेल्पिंग वर्ब है जो मदद कर रही है इस रीडिंग को। रीडिंग अपने में कंटीन्यूअस टेंस की फाइनाइट वर्ब है। क्या है? कंटीन्यूअस टेंस की फाइनाइट वर्ब है। जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो ये पास्ट की सूचना हमें दे रहा है। ये फाइनाइट वर्ब में आईएनजी जोड़ने से ये बन गया क्या हमारे सामने? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बन गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने में क्या है? ये लिखा हुआ स्टोरी, सिंगुलर होने की वजह से एन यहां हमने लगा ही दिया। हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं? अब भाई साहब ये स्टोरी कैसी है? आप कहेंगे इंटरेस्टिंग। नाउन से पहले आकर इसकी विशेषता बताने वाला, नाउन से पहले आकर इसकी विशेषता बताने वाला, ये हमें आंसर किसका दे रहा है? व्हाट काइंड ऑफ का, है ना? और व्हाट काइंड ऑफ आंसर देने वाला ये हमें एडजेक्टिव हो गया, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया कैसी स्टोरी, मैं आपसे पूछूं कैसी स्टोरी, तो आपका जवाब क्या होगा बेटा? कैसी स्टोरी का मतलब जो इंटरेस्ट जगा दे, ठीक है ना? जो क्या जगा दे? इंटरेस्ट जगा दे। ऐसी कहानी जो इंटरेस्ट जगा दे, ये नाम क्या है? उस स्टोरी की अवस्था है। ये उसकी क्या है? स्टोरी की अवस्था है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? आप इसे ऐसे भी कह सकते हो जो इंटरेस्ट जगा दे वो कहानी, या इंटरेस्ट जगा देने वाली कहानी, ठीक है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट जगा देने वाली स्टोरी। अब तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि अर्थ आप लोगों को बहुत दूर तक मदद करेगा मेरे भाई, ठीक है भाई? ओके मेरे भाई, चलिए थोड़ी सी बात आगे, ठीक है? है कि ना? इजी। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, ठीक है? है ना? अब देखो, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, थोड़ा सा इस वाक्य की ध्यान से पहचान करना। ही इज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉकिंग स्टिक, ठीक है ना? इसको हम बाद में डिकोड करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है ना? ओके, लिखिए आप। चलो भाई, इसलिए सेंटेंस को फटाक से एक एक करके बताने की कोशिश करना। शाबाश बेटा, खुशी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा बेटा, ये वॉकिंग अपने में क्या है? ये वॉकिंग अपने में क्या है? ये वॉकिंग अपने में क्या है? चलिए बेटा, फटाफट से बताइए। तीन जगह पर वॉकिंग आपको देखने को मिला, तीनों को जरा पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाता हूं देखो बेटा, यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, जो कि नाम प्रोनाउन है, इस अपने में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना? वह यहाँ क्या काम कर रहा है? आप वॉकिंग, यानी ये अपने में फाइनल वर्ब है, इस प्रेजेंट की जानकारी दे रहा है। ये फाइनल वर्ब की वजह से होगा हमारे सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है? इज वॉकिंग। आगे हमने ध्यान से देखने का काम किया क्या चीज? विद अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, ठीक है? ये प्रीपोजिशन किससे यूज हुआ? हेल्प के लिए। हेल्प अपने में क्या होगा भाई? प्रीपोजिशन नाउन के लिए यूज होगा। नाउन से पहले आर्टिकल अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है। आगे हमने फिर से पढ़ा प्रीपोजिशन हमारे सामने आ गया, है ना? एक से यूज हुआ है, आप कहेंगे सर इसलिए के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना? ये वॉकिंग अपने में क्या है? ये वॉकिंग अपने में क्या है? तो अगर कोई भाई ये कह रहा है कि सर ये जो लिखा हुआ वॉकिंग है, ये वॉकिंग अपने आप में एडजेक्टिव है, तो सर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये अपने आप में जेंडर है, ठीक है? अब अगर जेंडर आपने नहीं समझा, अगर आपने इसे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते तो गलती हो गई। मुझे सोच कर ये बताना, क्या ये जो स्टिक है, क्या ये चलती हुई स्टिक है? प्रोग्रेसिव एक्शन बता रहा है, बताओ। आपको नहीं? क्या इस स्टिक की अवस्था है? आपको नहीं? सर हकीकत में ये अपने आप में जेंडर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसी ऊपर लिखी हुई बातचीत को अब वॉकिंग स्टिक को ऐसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या? अ स्टिक फॉर वॉकिंग,
कैसे लिखा जा सकता है? अ स्टिक फॉर वॉकिंग, यानी कि ऐसी स्टिक जो चलने में मदद कर दे। समझ रहे हैं? हाँ कि ना? अब मेरे बेटे आपको ये प्यारी सी बात समझ में क्या? आर्टिकल एक के साथ ये स्टिक लिखा नाउन है, ये नाम में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन किसके साथ यूज होती है हमेशा? आपको सर जी आपने बताया पिछली क्लास में जेरेंट के साथ, यानी कि ये भी नाम में क्या हो गई? नाउन हो गई। बात खलास। ये पंडित लोग बात समझ रहे लेकिन नहीं समझ रहे। बात अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ कि ना? ये अपने आप में किसी भाई ने ये सोच लिया कि नाउन से पहले आईएनजी आया तो ये नाम में एडजेक्टिव। ना 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 पुत्र, ध्यान से देखना तेनू। आगे एक और बात आती है, यहाँ इंप्रूव नाम में वर्ब है। वर्ब से पहले क्या यूज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नाम पर ये नाम में क्या होगा? नाउन। ये भी अपने नाम में क्या है? जेरेंट ही है। बात समझे? अब आपको ये बात ध्यान से समझ में आएगी कि V1 के साथ आईएनजी जो लिखा हुआ है ना, V1 के साथ आईएनजी कहां पर फाइनल वर्ब का काम करता है? जब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। कहां पर ये एडजेक्टिव का काम करता है? जब वो किसी नाउन की विशेषता बताता है। और कहां पर ये नाउन की तरह काम करता है? तो जेरेंट बनता है। ठीक है दोस्तों? आओ अब एक मोहब्बत भरी बात आप लोगों को, जैसे इस सवाल में मैंने आपके सामने गूगली डाल दिया, इसी तरीके की गूगली डाल रहा हूं आपके सामने। स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अब ध्यान से ये देखकर आपको बताना है कि ये जो V1 के साथ आईएनजी लिखा हुआ है, कहां पर ये जेरेंट है और कहां ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इसका सवाल आपसे पूछा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है स्वाति भैया, तो उसमें भी ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत प्यारा गहरा खूबसूरत सा कांसेप्ट है। ठीक है ना? चलिए शाबाश। पढ़िए बेटा मेरे दोस्तों, यहाँ तक की बात आपने अच्छे से पढ़ी? बोलो हाँ। अब इन सारी लिखे हुए शब्दों को, सवालों को समझाना चाहूंगा अगर इजाजत है तो। ठीक है? अब मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना मेरे साथ शुरू करेंगे। ठीक है? मेरे साथ सीखना समझना शुरू करेंगे, जल्दबाजी किसी भी बच्चे ने नहीं करनी है। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूँ। मैंने कहा दिस इज अ बेड, फिर मैंने कहा दिस इज अ रूम। ठीक है? अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ ये जो बेड लिखा है, यहाँ ये जो रूम लिखा है, ये दोनों जो अलग अलग शब्द हैं, ये अपने आप में क्या है? इफ आई से दिस इज अ बेड, ठीक है, एंड इफ आई से दिस इज अ रूम, शाबाश। तो बेटा आपको सर ये भी अपना में नाउन है, ये भी अपना में नाउन है। अगर मैं आपके सामने मेरे बच्चों ये वाक्य ऐसे बना दूं दिस इज अ बेड रूम, तो आप क्या कहोगे सर? तो आप क्या कहोगे सर? जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर दिस इज अ बेडरूम, तो आपने सर हमें ये समझाने का काम कर दिया। इस वाक्य में दिस अपने आप में डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा, इसे लिंकिंग वर्ब है। यह क्या है? आप कहेंगे सर रूम अपने आप में नाउन है और ये नाउन से पहले आकर नाउन की ही विशेषता बता रहा है, इसलिए नाउन मॉडिफायर है। क्या है? नाउन मॉडिफायर। इसी नाउन को सिंगुलर काउंटेबल होने की वजह से हमने ए लगा दिया। यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा? यहाँ तक की बात समझ आ गई बेटा? हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया? ठीक है? नाउन मॉडिफायर का लॉजिक समझ में आया? ठीक है? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बस स्टैंड। ठीक है? ध्यान से देखने की कोशिश करना। ओके फाइन। मैंने आपके सामने कहा बुक फेयर। अब ध्यान से देखो, बड़े प्यार से समझो। स्टैंड भी अपने आप में नाउन है, ये नाउन है, बस नाउन से पहले जुड़ गया है तो ये क्या हो गया? नाउन मॉडिफायर। फेयर अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले बुक भी अपने आप में नाउन है, क्या हो गया? नाउन मॉडिफायर। समझ आ गया? हाँ कि ना? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? सोनाली, लालू, रीना, बिट्टू, अनन्या सिंह, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? रजत, कुशवाहा, सोनाली, साक्षी। अब देखो मेरे बच्चों, इसी लिखी हुई बात को मेरे बंदर, इसी लिखी हुई बात को अगर आप चाहो तो दोबारा से लिख सकते हैं। कैसे? आप कह सकते हैं क्या? स्टैंड फॉर, बस ये भी अब सही बन रहा है, यानी कि ऐसे लिखे हुए नाउन से पहले जो नाउन मॉडिफायर है, हम चाहे तो इनको घुमाकर लिख सकते हैं और इनके पीछे प्रीपोजिशन को फिट कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? फिर से समझना, अगर किसी नाउन से पहले नाउन मॉडिफायर आ रहा है तो हम चाहे तो इनकी व्यवस्था उलट पलट सकते हैं और बीच में प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। फिर से समझो, बुक फेयर का मतलब क्या हो गया? यानी कि हमें समझ में आ गया फेयर ऑफ बुक। तो ऐसे लिखे हुए जो भी हमारे सामने शब्द है, इनके बीच ऑफ या फॉर जैसी प्रीपोजिशन से हमको पलट सकते हैं। बात समझे भाई? है ना? अरे हाँ ना? अब हमारे सामने समस्या क्या आ गई भाई? हमारे सामने समस्या ये आ गई मेरे भाई कि किसी भी लिखे हुए नाउन से पहले, फिर से बोले हम, किसी भी लिखे हुए नाउन से पहले हम लोगों को अगर V1 के साथ आईएनजी देखने को मिलता है, ठीक है जी, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करता है जब ये इस लिखे हुए नाउन की केवल विशेषता बताता है। हम इसको चाहकर इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। समझे? हम इसको चाहकर इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर नाउन से पहले यही लिखा हुआ V1 के साथ आईएनजी अपने आप में नाउन मॉडिफायर है। नाउन मॉडिफायर होने का मतलब अपने आप में अगर ये जेरेंट है भाई, नाउन मॉडिफायर का मतलब जेरेंट हो गया V1 आईएनजी। तो हम अगर चाहें तो दोस्तों इस लिखे हुए नाउन को पहले इसके बीच ऑफ या प्रीपोजिशन फॉर, माफ कीजिएगा बेटा, छोटी सी बात की वजह से चला गया। मैं वापस आ गया हूँ उत्सव भाई। ठीक है? आ जाओ भाई विशाल। तो हम इसके साथ नाउन ऑफ या फॉर लगाकर इस V1 के साथ आईएनजी को इसके बाद लिख सकते हैं, यानी कि इसी की वजह से पता चलता है ये जेरेंट, क्योंकि प्रीपोजिशन किसके साथ आती है हमेशा? नाउन के साथ। ठीक है भाई? कौन सा समझ आ गया? हाँ कि ना? ओके अब मैं आपसे दो ही सवाल पूछूंगा, बस दो ही सवाल। मैं अगर आपको कहूँ रनिंग शूज, और अगर मैं आपके सामने कहूँ, मैं अगर आपको कहूँ रनिंग बिजनेस, एक बार इन दोनों में ध्यान से बताओ, यहाँ जो रनिंग है वो जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल? यहाँ जो लिखा है वो जेरेंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल?
मम्मी भी अरे नहीं नहीं वो एक टीचर आए थे बेटा कुछ बात करने के लिए। अब आपको पता है सारा दिन क्लास में होता है तो कोई भी टीचर कुछ कहना चाहता है तो वो बीच में आते हैं। पवन भाई पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। क्लास चलते वक्त नमस्ते बाजी मत पढ़ा करो भाई। क्लास चलते वक्त सिर्फ पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए भाई। तो आप कहेंगे सर इस लिखी पहली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या चीज शूज फॉर रनिंग। ठीक है जी, इसी वजह से पता चला ये अपना में जनरल है। ठीक है अब यहाँ लिखा रनिंग बिजनेस, मैं यहाँ बिजनेस फॉर रनिंग नहीं लिख सकता। तो आप कहेंगे सर इस लिखे नाउन से पहले ये अपना कुछ और नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसी वजह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बन गया है। लॉजिक खत्म हो गई बात। ठीक है भाई करेक्ट होगी बात। ठीक है अब एक एक करके सभी सवालों के जवाब एक साथ बनाना सीखेंगे बेटा। देखो स्विमिंग कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है आप इसी को समझने के लिए क्या कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कॉस्ट्यूम फॉर स्विमिंग यानी कि ऐसी कॉस्ट्यूम जिसका यूज हम कहां करेंगे स्विमिंग के लिए। तो ये होगा नाउन और ये हमारे सामने क्या होगा बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो गया। स्विमिंग चिल्ड्रन इसका मतलब क्या होगा सॉरी गलती मैंने पहली बात में ये नाम क्या होगा बेटा नाउन मॉडिफायर यानी कि जेंडर हो गया। सवाल नंबर 2 की बात हम करते हैं तो स्विमिंग चिल्ड्रन। तो आप यहाँ इसका जब सवाल पूछोगे ना तो आपको कौन से चिल्ड्रन क्या कहेंगे विच चिल्ड्रन या व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की विशेषता बता रहे हैं तो ये होगा नाउन। नाउन से पहले ये होगा हमारे सामने क्या चीज एडजेक्टिव हो गया। ठीक है सवाल नंबर 3 पर आ जाओ लिखा है थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है ना क्या लिखा है थिंकिंग एबिलिटी यानी कि कौन सी एबिलिटी आप कहेंगे विच एबिलिटी। तो विच एबिलिटी का मतलब ये लिखा नाउन है। नाउन से पहले ये लिखा है अपने आप क्या एडजेक्टिव हो गया क्या बेटा एडजेक्टिव हो गया। हाँ कि ना आगे लिखा फ्लाइंग बर्ड्स इज आर हार्ड टू कैच। ठीक है यहाँ हमारे सामने हमें पहले देखना होगा इन दोनों में क्या आपस में रिलेशन है। फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब विच बर्ड्स। फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब कौन सा होगा विच बर्ड्स। ये विच का आंसर हमें अगर दे रहा है या व्हाट काइंड ऑफ आंसर दे रहा है तो नाउन से पहले ये होगा हमारे सामने एडजेक्टिव। अब यही लिखा हुआ नाउन इसका सब्जेक्ट बनता है और इसी के अनुसार आर हम लिखेंगे। ठीक है ना अगर हिंदी से हम समझे कौन सी बर्ड्स मुश्किल है पकड़नी तो आप कहेंगे सर उड़ती हुई बर्ड्स। ठीक है हाँ कि ना अगला सवाल देखेंगे लिखा है बोरिंग मूवीज इज आर हार्ड टू एंजॉय। मैं आपसे पूछूं भाई साहब कौन सी मूवीज आप कहेंगे सर ये हमारा सब्जेक्ट है नाउन। ठीक है ये हमारे सामने विच का आंसर दे रहा है। ठीक है तो ये कायदे से क्या होगा एडजेक्टिव है कि नहीं। तो बोरिंग मूवीज विच मूवीज तो सब्जेक्ट मूवीज है मूवीज ये सब्जेक्ट है तो आर में लगा दिया सर बोरिंग मूवीज बड़ी मुश्किल होती है एंजॉय करनी। करेक्ट करेक्ट हाँ ना ठीक है बात समझ में आ गई। ठीक है अरे यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी भाई यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है बेटा सॉरी उल्टा बोल दिया गलत बोल दिया जल्दबाजी में। ये नाम में नाउन है तो इसको हम कहते हैं क्या चीज एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। माफ कीजिएगा बेटा इसको ठीक है जल्दबाजी में कर दिया थर्ड आंसर। ठीक है अब आती है अगली हमारी प्यारी बात क्या कहती है भाई स्विमिंग डक इज आर लुकिंग नाइस। ठीक है पहले तो डक नहीं डक्स कर देते हैं ताकि क्वेश्चन की कंफ्यूजन बन जाए। तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ पर भी बात हो रही है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये आंसर हमें दे रहा है विच डक्स तो कायदे से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस डक्स के अनुसार ही हम आर लगा देंगे। ठीक है ना ठीक है डक्स अच्छी लग रही है मैं आपसे पूछूं कौन सी डक्स आपको तैरती हुई। ठीक है अब यहाँ सवाल में जो सवाल लिखा हुआ है ये क्या है स्विमिंग ग्लासेस इज आर बॉट फ्रॉम डिकैथलॉन। तो आप क्या कहेंगे सर आप ही कहेंगे सर चलिए हम इसको रिफ्रेम कर सकते हैं क्या कहेगा ग्लासेस ऑफ या ग्लासेस फॉर स्विमिंग ग्लासेस फॉर स्विमिंग। अब इस ग्लासेस के अनुसार यही सब्जेक्ट है आर बॉट खरीदा गया है क्या चीज ग्लासेस किसी के लिए जो तैरने के लिए यूज है। ठीक है करेक्ट होगी बात बेटा करेक्ट होगी बात बेटा। ठीक है चलो थोड़ा और आपको इस चीज के बारे में समझाता हूं ये जो है ना अच्छे से आपको बताना चाहिए इसके बीच सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको परेशान करता है। ठीक है ना ओके ये आपको अच्छे से समझ आएगा ना फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ बताया है या और अच्छे से समझाऊं बोलो और अच्छे से समझा देते हैं भाई क्या ही बिगड़ जाएगा भाई है ना वी1 के साथ आईएनजी कभी-कभी नाउन से पहले यूज होता है और ये काम करता है अपने आप में किसी का नाउन मॉडिफायर का किसी का काम करता है नाउन मॉडिफायर का। हम अगर इसको चाहें तो दोबारा से भी लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको हम दोबारा से हम अगर चाहें तो इस लिखे हुए नाउन को पहले लिख सकते हैं ओफ या फोर इसके साथ जुड़कर इस नाउन मॉडिफायर को हम बाद में लिख देंगे नाउन मॉडिफायर को हम इसके बाद लिख देंगे। ठीक है ये लिख सकते हैं है ना कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका उदाहरण सामने लिख दूं आपके आप सभी के घर में एक बहुत ही प्यारा सा बर्तन है जिसका नाम है क्या चीज फ्राइंग पैन। इसको दोबारा से कैसे लिखेंगे बताना। ग्लासेस का मतलब स्पेक्टेकल्स होता है तो किस सिंबल होगा बेटा पढ़ लिया करो ना नाम को ग्लासेस भी प्लूरल होता है स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल होता है पढ़ लिया करो ना बेटा। ठीक है और इसी को आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं पेन फॉर फ्राइंग। ठीक है आपके घर पर एक बर्तन होता है इस तरह का और जिसके अंदर आप छोंक लगाते हैं दाल बनाते हैं ऑमलेट बनाते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगे फिर दूसरी बात में समझ आती है बच्चों। ठीक है दूसरी बात में ये समझ आती है कि कभी-कभी हम वी1 के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ देखते हैं और नाउन से पहले लिखा होता है। ठीक है अब ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में बच्चों ये हमें आंसर देता है विच वन का इसका आंसर देता है विच वन का है ना मेरी बात समझ। ठीक है और इसी वजह से ये कुछ और नहीं अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है क्या काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये काम करता है। ठीक है हाँ कि ना ठीक है बात समझ आ गई। अगर मैं आपसे सामने ये चीज कह दूं अगर मैं आपके सामने कहता हूं फ्राइंग समोसास ठीक है बताओ क्या कहेंगे आप बताइए बोलो बेटा कैबलरी की प्रिंट में है जैसे आपके पास आएंगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ओके ओके दिमाग लगाते हैं अब आप यहाँ पर क्या कहोगे कौन से समोसे जो कि फ्राइंग फ्राइंग को हिंदी में क्या कहते हैं तलते हुए। ठीक है जी ये बात समझ। अगर मैं आपके सामने कहूं रनिंग चिल्ड्रन तो कौन से बच्चे दौड़ते हुए। जब भी आप पार्टिसिपल के अनुसार हिंदी निकालेंगे किसी भी वाक्य में तो हुआ हुए या हुई इसके साथ अर्थ जुड़ता है। ठीक है जी अब क्या कराता है हुआ हुए या हुई। ठीक है जी ओके अब मैं आपके सामने दो सवाल ले रहा हूं होश में आकर दोनों के दोनों सवालों के आंसर मुझे आप बताएंगे सिर्फ दो ही सवाल पूछ रहा हूं ध्यान से सोचे जवाब देना। ठीक है ना स्मोकिंग पर्सन स्मोकिंग रूम इन दोनों सवालों में ध्यान से पहचान के बताना स्मोकिंग क्या है। इन दोनों में स्मोकिंग को पहचान कर बताना क्या है तभी पता चलेगा मुझे आप अच्छी तरह से मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं। अब दूसरा सवाल यहाँ देख देता हूँ सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी सवाल को परेशान करते हैं बेटा। शाबाश जवाब कीजिएगा बनाइए बेटा। जावेद बुक के बारे में बेटा मैं आपको यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूंगा बैच में भी अपडेट कर दूंगा आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे बेटा। ये सब्जेक्ट को देखने में आपसे पूछा जाता है यहाँ पर्सन से पहले मैंने आपसे पूछा विच पर्सन तो विच की वजह से एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ आप इसको रीराइट कर सकते हैं क्या रूम फॉर स्मोकिंग। आप रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पर जब जाते हैं तब आपको सेपरेट रूम दिया जाता है जहाँ पर धूम्रपान कर सकते हैं। ठीक है ना जी यहाँ पर क्या धूम्रपान करता हुआ व्यक्ति एडजेक्टिव होगा यहाँ पर कमरा धूम्रपान करने के लिए आपको ये नाउन होगा ये नाउन मॉडिफायर है और इसी वजह से हम इसको जनरल के नाम से जानेंगे। ठीक है इजी होगा बेटा ओके इजी कोई दिक्कत नहीं अच्छा करेक्ट होगा। ठीक है प्रकाश भाई मैं पिछली टॉपिक पूरी करूँ कोई इसमें बुराई नहीं होती मेरे बच्चे। अब ध्यान से समझना आप इसी चीज को कहेंगे शूज फॉर रनिंग आप इसी चीज को क्या कहेंगे शूज फॉर रनिंग है ना इसी बात को दोबारा से आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे सर अब ये कहेंगे सर इसका मतलब हमें समझ में आता है शूज फॉर रनिंग
अगर ये हमारा सब्जेक्ट होगा, शूज के अनुसार क्या कहेंगे, आर कंफर्टेबल, खत्म हो गई बात। मेकिंग चार्ट्स इज आर हिज हॉबी। हॉबी क्या है? चार्ट्स उसकी हॉबी नहीं है, मेकिंग। सर यही हमारे सामने जेरंड है, समझ रहे हैं, यही जेरंड है और यही हमारे सामने सब्जेक्ट है जिसके अनुसार हमने इस लगाया। चार्ट्स नहीं, बनाना उसकी हॉबी है, ठीक है। अगला सवाल कहता है ग्रोइंग किड्स इज आर हार्ड टू लुक आफ्टर। देख रेख किसकी करनी, देख रेख किसकी करनी, बच्चों की। बच्चे में क्या है, नाउन, कायदे से सब्जेक्ट। व्हिच किड्स आप कहेंगे ग्रोइंग, तो ये अपने में किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। व्हिच आंसर दे रहा है, बढ़ते हुए बच्चों की देखभाल करनी बड़ी मुश्किल है, तो यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आर हमने कहा। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए किड्स। सामने हिंदी लिख देता हूं, इसकी हिंदी क्या होगी, बढ़ते हुए किड्स, ठीक है भाई। ग्रोइंग किड्स इज आर अ टफ जॉब, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है ना। तो यहाँ ग्रोइंग हमारे सामने सब्जेक्ट है और ये अपने में जेरंड है, ठीक है ना जी। ये हमारे सामने असलियत में सब्जेक्ट है और ग्रोइंग सिंगुलर होने की वजह से इज लगा दिया। अब इसकी हिंदी क्या निकल कर आती है, इसका मतलब क्या होता है, किड्स का पालन पोषण करना। अब ये पालन पोषण करना ही किसका मीनिंग है भाई, ग्रोइंग का, ठीक है जी। आगे हमारे सामने लिखा ग्रोइंग प्लांट्स इज आर गुड फॉर एनवायरनमेंट। तब ये कहेंगे भाई साहब सब प्लांट्स का उगाना, तो यहाँ पर ये अपने में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि जेरंड है भाई। ये अपने में क्या लिखा, ग्रोइंग सिंगुलर है, इसलिए इसकी हिंदी क्या निकल आ रही है भाई साहब, इसका मतलब प्लांट्स का उगाना। ये अपने में सही है, समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा उगते हुए प्लांट्स, मैं ये इसका अर्थ नहीं निकाल पाऊंगा, उगते हुए प्लांट्स नहीं, ये इसका अर्थ है ही नहीं सर। अगर उगते हुए होता तो फिर सब्जेक्ट मतलब चलते, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा है बेटा। दीपक राणा बेटा आपका बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं मेरे बच्चे। कभी आप बुक के बारे में पूछे, बुक पे डिस्काउंट करवाएगा दोस्त, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन ले लेगा भाई, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन ले लेगा भाई। बताओ भाई, कितनी बार मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, क्लास जब चल रही है तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर, कंटेंट पर होना चाहिए। आप अपना टाइम पास करने लगे, किताब करवाएगी, ये करवाएगा, वो करवाएगा, डिस्काउंट करवाएगा। आप गलत कर रहे हो अपने साथ, मेरे साथ नहीं। आप अपना नुकसान कर रहे हो बेटा। यहाँ इतनी गहरी बात बताई जा रही है, अगर किसी सामान्य बच्चे को दे दिया तो सारी बात समझ नहीं आएगा कि ये किस वजह से आया। वो क्लास को देखकर कर देगा, आप मान नहीं रहे हो भाई, कोई नहीं करो आप, आपको अच्छा लग रहा है तो मैं रोक सकता हूं। पोएम्स उसकी फेवरेट नहीं है, पोएम्स को लिखना, तो लिखना का मतलब ये सब्जेक्ट होगा, जेरंड होगा, ठीक है। इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो हमने इस लगा दिया। समझ में बेटा, करेक्ट भाई। अब इतना डिटेल में आपको समझा दिया है, इतना डिटेल में आपको समझा दिया है कि आप जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल और फाइनाइट वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत आराम से खूबसूरत तरीके से डिफरेंस बता सकते हैं। किसी भाई को समझ अभी भी नहीं आया है तो भाई वो इस क्लास को 2-3 बार आराम से घर पर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने अभी पढ़ा। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात है, सर पार्टिसिपल परिवार का एक दूसरा शिकार है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसी का दूसरा भाई है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ओके भाई, हाँ कि ना, ओके। तो पास्ट पार्टिसिपल की जब हम बात कर रहे हैं तो पास्ट पार्टिसिपल अपने में काम क्या करता है, पहले इसको हम समझेंगे बेटा। पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल अपने में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एक ऐसी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है भाई लोग जो अपने आप में किसी से काम करती है भाई। आप कहेंगे सर ये काम तो उसी का करेगी, किसी से काम करेगी सर, एडजेक्टिव का काम करेगी। अब ये एडजेक्टिव ऐसा हुआ जो वर्ब से बना है, इसीलिए इसे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बताओ, वर्बल एडजेक्टिव के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये हमें एग्जैक्टली बताने का काम करता है भाई, ये हमें दो बातें बताने का काम करता है। या तो बताने का काम करता है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो कंप्लीटेड है, यानी कि ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका, ठीक है ना, जो एक्शन पूरा हो चुका, ठीक है ना। या फिर हमें बताने का काम करता है किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ, काम किसी द्वारा किया जा चुका है, काम किसी द्वारा किया जा चुका, ठीक है। ये दो अर्थ हमें बताने का काम करता है, किया गया काम, ठीक है, किया गया काम, किया हुआ काम, किया हो गया जो अपने आप में काम, ठीक है। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं तो ध्यान से देखना बेटा। 3 वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। आई सॉ अ बर्न्ड हाउस, ध्यान से पढ़ना बेटा, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा शी फाउंड द लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। 3 वाक्य लिखे हैं, 3 के 3 लिखे हुए वाक्यों को बाबू ध्यान से पढ़ के देखिएगा प्लीज, पढ़िए प्लीज, ठीक है भाई। आइए अब मैं इन तीनों वाक्यों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखो आई हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि कुछ और नहीं एक प्रोनाउन है। सर सॉ अपने आप में एक वर्ब है, देखने का काम किया है। इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, लिखा हुआ हाउस है, ये अपने ऑब्जेक्ट है, नाउन है और इसी नाउन की वजह से यहाँ ए यूज हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा घर, विच हाउस, तो आप कहेंगे बर्ड, यानी ये अपने आप में एडजेक्टिव, ठीक है। अब अगर इसका मीनिंग समझने का काम करेंगे तो आप क्या कहेंगे, जला हुआ हाउस, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जल चुका हाउस, या फिर हाउस जो जला दिया गया, ठीक है, जला दिया गया है। कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो हाउस जो जला दिया गया है ये अपने में पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है ना। जो काम हो चुका जला हुआ हाउस कह देंगे, जो जल चुका जलने का काम हो चुका ये भी अपने में क्या हुआ, पैसिव वॉइस हो गया, नहीं काम पूरा हो चुका है ना, ठीक है भाई। करेक्ट होगी बातचीत, हाँ कि ना, इजी, ओके। चलो अब अगले सवाल पर काम करते हैं। शी हमारे सामने सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, फाउंड नाम ट्रांजिटिव है, उसने क्या पाया, आप कहेंगे सर इस ट्रांजिटिव वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट हम ढूंढे तो ये डॉक्यूमेंट्स है ना, ये इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, इसी की वजह से यहाँ पर द आर्टिकल यूज हुआ है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट्स से पूछूं कौन से डॉक्यूमेंट्स, आप कहेंगे लॉस्ट यानी एडजेक्टिव हो गया है। अब अगर हम कहें तो क्या हुआ, आप कहेंगे सर उसने ढूंढे खोए हुए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। या फिर आप इसकी निकाल सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो खो दिए गए थे। बात समझ में आ गई। बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न होती है, जला हुआ, यहाँ लिखी हुई बेटा हिंदी पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से। बर्न का मतलब जलाना होता है, इतना सामान्य सा मीनिंग है, आप मुझसे पूछ रहे हो, कोई नहीं बेटा ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ। आई हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, फाउंड ट्रांजिटिव है, मैंने क्या पाया, आपने कहा बैग, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है, नाउन से पहले लिखा इसी के लिए आर्टिकल है, ठीक है ना। अब बैग कैसा था, टोन, टोन टीयर की थर्ड फॉर्म टोन होती है, फटा हुआ, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, फटा हुआ बैग। कोई बात मुश्किल तो नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब हमें एक छोटी सी बात यहाँ समझनी होगी, हमें एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान से समझनी होगी। क्या बात को ध्यान से समझना होगा कि गुरुजी अभी आपने हमें समझाया नाउन से पहले हम V1 के साथ आईएनजी अगर लिखते हैं तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसी ठीक तरीके से नाउन से ठीक पहले गुरुजी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं तो ये भी हमें एडजेक्टिव है, यानी कि ये भी एडजेक्टिव होगा सर, ये भी एडजेक्टिव होगा। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, VS मतलब वर्सेस, इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क आप लोगों को पता ही चल गया, फर्क आप लोगों को पता चल गया। वहां ऑनगोइंग एक्शन बताया जाता है जो चल रहा है, समझ गया, किसी के होने की अवस्था बताया जाता है कि यहाँ काम हो चुका है। चलो एक काम करता हूं, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ओके। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड बॉय, इनमें क्या फर्क है हिंदी निकालने की कोशिश करना, ठीक है। हॉरिफाइंग मूवी, ठीक है, हॉरिफाइड मैन, बेटा इनकी जरा मीनिंग निकाल के फटाफट से। इंटरेस्टिंग बॉय, इंटरेस्टिंग बॉय, बेटा इन सभी की हिंदी निकाल के देखो, खुद समझ आ जाएगा क्या फर्क होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में। भाई क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर दे, इसका मीनिंग समझ में आ गया, एक ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर रहा, ठीक है ना जी, या करता हुआ, ठीक है वो समझ जाएगा, करता हुआ, ठीक है जी, फाइन, जो कंफ्यूज करता हुआ है हमारे सामने, ठीक है ना। अब इस कंफ्यूज बॉय की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आया बॉय जो कंफ्यूज हो चुका, बॉय ऐसा जो कंफ्यूज हो चुका, ठीक है हाँ। इसे हिंदी में भ्रमित लड़का कह सकते हैं, बहुत अच्छा बेटा, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भ्रमित लड़का, यानी जो भ्रमित हो चुका। हॉरिफाइंग मूवी एक ऐसी मूवी जो डराना शुरू कर दे, इसको हम डरावनी मूवी कह सकते हैं, डरावनी मूवी कह दिया भाई हमने इसको, ठीक है। हॉरिफाइड मैन इसका मतलब डरा हुआ मैन, क्या कहेंगे इसका हिंदी, डरा हुआ मैन, ऐसा इंसान जो डरा हुआ है। इंटरेस्टिंग बॉय का मतलब एक लड़का जो इंटरेस्ट जगा दे, एक बॉय जो इंटरेस्ट जगा दे,
ये होता है इंटरेस्टिंग बॉय। इंटरेस्टेड बॉय का मतलब ये बोल रखा हो गया एक बॉय जो किसी काम में इंटरेस्ट दिखा चुका है। ठीक है, डिफरेंस कुछ समझ आया बेटा? अब डिफरेंस समझ में आ गया? ये बच्चा पार्टी, अब ये डिफरेंस आपके पेपर में क्लोज टेस्ट में आता है। समझे? ये डिफरेंस आपके पेपर में क्लोज टेस्ट में आता है। कैसे आता है ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं। जैसे कोई भी आपके सामने क्लोज टेस्ट दिया जाता है, मान लीजिए पूरा क्वेश्चन क्लोज टेस्ट दिया है आप लोगों के सामने, ठीक है भाई, और इसके बीच में एक ब्लैंक है। अब इसके ब्लैंक की चॉइसेस दी जाती हैं आपको, ठीक है ना। एक चॉइस आपको दी जाएगी खाली इंटरेस्ट, एक चॉइस आपको दी जाएगी इंटरेस्टिंग, एक चॉइस आपको दी जाएगी इंटरेस्टेड, और एक चॉइस आपको दी जाएगी टू इंटरेस्ट। अब ये चारों के चारों फॉर्म को देखोगे ना, जब इन चारों के चारों फॉर्म को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा ये जो इंटरेस्ट है ये बेयर इंफिनिटिव है। इंटरेस्टिंग अपने में जनरल भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है, ये अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। इंटरेस्टेड अपने आप में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है, परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और अगर हम चाहें तो इसी थर्ड फॉर्म के आधार पर हम इसे पैसिव में भी यूज कर सकते हैं। और टू इंटरेस्ट अपने आप में इंफिनिटिव है। अच्छे से समझ आ गया? तो पेपर में इस तरीके से जब भी किसी क्वेश्चन का आप जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए, अरे यार ये तो बड़ा एडवांस जानकारी हमसे जानना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट में ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट बनाने कई बच्चों को मुश्किल क्यों लगते हैं? क्योंकि जब क्लास में चीजों के कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे होते हैं तब वो लगे रहते हैं दूसरी बातों में, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तब उनको दूसरी बातें परेशान कर जाती है, कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे नहीं। अब आप कौन सी लाइन में खड़े हो साहब, ये आप देख लीजिए ना। चलो क्लोज टेस्ट के बेसिस पर मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, ये टॉपिक सीरियस है, ये टॉपिक मेहनत करना चाहता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इधर उधर की बातों में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है जी, बाकी अपनी चॉइस होती है भाई। ठीक है, क्लोज टेस्ट में आएगी ना ये चीज, तो आप ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, शाबाश। अब इनको एक एक करके हम समझने का काम करते हैं। देखो यहाँ से वी एंजॉयड कॉफी, हमने कौन सी कॉफी एंजॉय की? मैं आपको कॉफी पिला दूं भाई अगर आप तैयार हैं तो। ये आपके सामने एक कॉफी मग है, ठीक है, अब इसके अंदर कॉफी मैंने भर दी है भाई, कहाँ गई कॉफी? ये मैंने कॉफी भर दी भाई। ठीक है, अब ये कॉफी कौन सी है मेरे दोस्त? आप जिससे भाप उड़ रही थी। ठीक है, तो भाप उड़ते हुए कॉफी को हमने एंजॉय किया, मेरी बात समझे? है ना, भाप जब उड़ रही थी उस कॉफी को हमने एंजॉय किया, यानी कि इसकी अवस्था हमारे सामने है, भाप उड़ते हुए क्वांटिटी बता रहा है, तो स्टीमिंग हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया? स्टीमिंग हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर दिया। करेक्ट भाई? हाँ कि ना। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं वी एंजॉयड स्टीम्ड या स्टीमिंग मोमोज। अब इसके दो मतलब है, इसके दो मतलब है। आपको मोमोज खिला दो भाई, ये आ गई भाई आपके सामने मोमोज की प्लेट। ठीक है भाई साहब, है ना। अब इसके अंदर मोमोज रख देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, चलो आप ये पीले पीले मोमोज बना दिए भाई साहब। ठीक है, और ये इसके अंदर डाल दिया लाल मिर्च की चटनी। ठीक है भाई, अब मोमोज होते हैं ना उसको लेकर दो अर्थ निकल कर आते हैं। पहला अर्थ में क्या समझ में आता है बेटा? पहला अर्थ में समझ में आता है भाप से पके हुए। पहला अर्थ में क्या समझ में आया? भाप से पके हुए। तो बाबू इसका मतलब हमें समझ आ रहा है, स्टीम का मतलब होता है भाप से पके हुए। इसका अर्थ में बिल्कुल सही है, क्योंकि मोमोज जो है वो भाप से ही पके हुए होते हैं। क्या मेरी बात समझ में? है ना। राहुल यादव बिल्कुल नहीं पढ़ना बेटा, माँ कसम खा के बिल्कुल नहीं पढ़ना क्लास में। ठीक है बेटा, शिकायत करते रहो। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे बेटा। हमने कौन से मोमोज खाए जो भाप से पके हुए थे? सर स्टीमिंग का मतलब जिनसे भाप उड़ रही थी। ठीक है जी, भाप उड़ते हुए मोमोज हमने खाए, तो दोनों ही यहाँ पर अपनी जगह सही है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो भाप से पकाई जाती हैं, मेरी बात समझ में? है ना, गॉट इट? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंदर दोनों ही तरह से हम पार्टिसिपल्स को यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट के अनुसार अलग अर्थ बनता है, पास्ट पार्टिसिपल के अनुसार अलग अर्थ बनता है, ये दोनों ही अपने आप में सही होते हैं। सवाल नंबर 2 को ध्यान से देखना बेटा, जैसे हमने इसको समझा ठीक उसी तरीके से हम इस सवाल को भी समझ सकते हैं। दे सॉ द स्टैब्ड स्टैबिंग मैन, स्टैब का मतलब होता है किसी को छुरा घोंपना। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये नाउन से पहले स्टैब में कह देता हूं, तो इसका मतलब जिसे छुरा घोंपा गया, यानी कि ये वो इंसान है जिसको छुरा घुसा हुआ था, छुरा लग चुका था, सभी ने उस इंसान को देखा, यानी कि जिसको छुरा मारने का काम हो चुका था। ये हो गई हमारे सामने पहली बात। ठीक है, और ये कौन इंसान होगा? स्टैबिंग मैन, यानी कि छुरा घोंपते हुए, छुरा घोंपते हुए। अब छुरा घोंपते हुए का मतलब क्या हुआ? छुरा घोंपते हुए का मतलब क्या समझ आया? कोई इंसान ऐसा था जो निकाल के हाथ में छुरा किसी को मार रहा था, तो वो कौन हो गया? स्टैबिंग मैन। करेक्ट है। अब इस सवाल में जवाब मुझे सही चाहिए आपसे, दे टुक द स्टैब या स्टैबिंग सेफ टू द हॉस्पिटल। सिर्फ इस सवाल का मुझे आंसर दीजिए सोच समझकर, बताइए। अब आप ये कहेंगे सर देखो सैफ अली खान को हॉस्पिटल ले जाएगा, सैफ अली खान ने किसी को छुरा थोड़ी मारा था, उसको छुरा घोंपा गया था, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा सवाल नंबर 3 को। तो कभी-कभी हमारे सामने दोनों के दोनों पार्टिसिपल्स आ सकते हैं, दोनों का अर्थ अलग-अलग हो सकता है। आप कहेंगे चिलिंग वाटर, यानी कि ऐसा पानी जिसकी अवस्था की वो आपको जमा देगा। ठीक है, और चिल्ड वाटर जो पानी अपने में जम चुका है। करेक्ट है भाई। सवाल नंबर 3, वी आर लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। सर इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स को कोई नहीं ढूंढ रहा होता जो इंटरेस्ट जगा दे, हम तो उन कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं किसी काम को करने में, है ना, जो इच्छित हो चुके हैं। समझे? तो इससे पहले यही अपनी जगह सही अर्थ बना रहा है। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट का मतलब क्या समझ में आया? यानी जो काम करने के लिए तैयार हो चुके। अगला सवाल, टीम एक्सटिंग्विश, टीम ने बुझाया। अब बुझाएंगे किसको? बुझे हुए झोपड़े को या मतलब जो जलते हुए झोपड़े को, जले हुए झोपड़े को? बताओ। यहां क्वेश्चन नंबर 4 5 आंसर देना। टीम ने जांच पड़ताल की किसकी? बर्निंग हट की या बर्न हट की? बताओ बताओ भाई, बताओ बताओ। तो आपको जब बुझाएंगे तो बुझाएंगे जलते हुए को। जांच पड़ताल किसी करेंगे जो जल चुका, जलते हुए जांच पड़ताल करना, तो इसका मतलब खुद ही मर जाएंगे भाई। कॉमन सेंस समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन को डिकोड करने की सेंस समझ आ गया बेटा? अनिरुद्ध दिमाग लगाना सीख लिया बेटा। ठीक है, मूवी कैसी है? आप कहेंगे सर इंटरेस्टिंग है, तो सर इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्ट जगा दे, मूवी इंटरेस्टिंग थोड़ी होगी। करेक्ट आंसर होगा भाई। न्यूज़ कैसी है? शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब जिसको झटका लगा हुआ, शॉकिंग जो झटका लगाने की एक्टिविटी कर दे। हाँ कि ना। अब अगर आखिरी सवाल देख लेते हैं, मैंगो इज रोटिंग या रोटन? बताओ बताओ बताओ। अगर मैं कहता हूं जो आम सड़ा हुआ है, यानी सड़ने का काम हो चुका, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सड़े हुए के अर्थ की बात हम करते हैं तो ये अपने में सही है, पास्ट पार्टिसिपल से काम चलेगा। ठीक है, द मैंगो इज रोटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? सर जो आम है वो सड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैंगो जो है वो सड़ रहे हैं, तो इस हिसाब से यहां रोटिंग लगा देंगे। और ऐसे मामले में अपने आप में कुछ और नहीं, फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार।
ठीक है जी, ओके, ठीक है, फाइन। अब यहाँ मुझे आपको एक छोटी सी बात और बता देनी चाहिए जो आपके काम आ सकती है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब लगाते हैं तो हम इसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट के साथ अगर हम लोग किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्या बोले हम, अगर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या कहें, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वी1 के साथ भी आईएनजी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों का फर्क आप लोगों को समझना होगा। सब्जेक्ट के बाद अगर लिंकिंग वर्ब लगाते हैं तो ये अपने आप में काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, यानी कि एडजेक्टिव का, ठीक है, इसका एडजेक्टिव का, बात समझ रहे हैं, फाइन। ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमारे सामने क्या मीनिंग निकलता है, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमारे सामने हुआ, हुए या हुई ऐसा निकलता है, समझ रहे हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव है, और अगर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, तो यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना जी। और इसीलिए ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहा है, इसका मीनिंग तब निकलता है क्या, रहा, रहे, रही, ठीक है भाई, ओके। अब इन दोनों का एक छोटा सा मैं आपके सामने वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा, ही इज स्लीपिंग, ही इज इंटरेस्टिंग। दोनों के दोनों वाक्यों में ध्यान से सोच के बताना कि कहां पर फाइनाइट वर्ब कंटीन्यूअस की है और कहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए। इजी समझ आ गया। अब आप कहेंगे सर अब इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है गुरुजी, सर ही स्लीपिंग, वह है सो रहा, तो इसका मतलब हिंदी क्या निकालेंगे, वह सो रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब होगी गुरुजी। ही इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब उस इंसान को देखकर इंटरेस्ट आ रहा है, क्या समझ में आया, यानी कि उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है जो हमारा इंटरेस्ट जगा दे, है ना, यानी कि ये अपने आप में एडजेक्टिव होगा, ये लिंकिंग वर्ब है जो क्वालिटी बता रहा है इसकी, ठीक है, ओके। ये दिमाग लगाने वाली कहानी है भाई, दिमाग लगाने वाली कहानी है भाई, ठीक है दोस्त, ये ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है। पहले यहाँ तक आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा बेटा, ठीक है, अगली क्लास में हम थोड़ा सा गहराई पर और आगे लेके चलेंगे इसी कहानी को, ठीक है, क्योंकि इसका समय इजाजत नहीं दे रहा, अगर चाहे तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ, बोलो क्या कहना चाहेंगे, बोलो जरा भाई, ठीक है, आज समझाने का काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, बताओ। दिलीप बाबू बाद में देखा करो बेटा, क्यों परेशान होते हो भाई, फिर काम कीजिएगा, इसको घर पे पढ़ के आइएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आपको समझना है ना, इसकी आपकी थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बेटा।